तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल डब्ल्यू का जो पेपर होता है मेंस में, जो इकोनॉमिक्स और फिनांस का पेपर होता है जिसे हम पेपर 3 भी बोलते हैं। तो उसके सारे सिलेबस को मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में अच्छे से मैं समझाऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या पोर्शंस आता है, किसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, किसके कम आते हैं, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें टफ हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है जो आप कम समय देकर भी कवर कर सकते हो, या फिर आपको इस सिलेबस की वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको इसको टारगेट करना चाहिए या टारगेट नहीं करना चाहिए। कॉमर्स वालों के लिए कितना आसान है, नॉन कॉमर्स वालों के लिए कितना मुश्किल है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में डब्ल्यू पोस्ट मिली है मुझे। मैं ऑलरेडी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। इसके पहले मैं एमटीएस था और उस पर 2.5 साल काम कर चुका हूं। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सीएचएसएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे हुआ था, उसमें भी मैंने 1.5 साल काम किया है। तो एमटीएस और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर रहते हुए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे डब्ल्यू एक बार में क्लियर किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी एक्सपीरियंस आपको काम आ सकता है। तो मैं जो भी बताऊंगा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताऊंगा, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं। और जो भी न्यू आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि डब्ल्यू का सिलेबस क्या है, उसको कितना टाइम की ज़रूरत है और उसका प्रिपरेशन हमें कब से करना चाहिए। तो जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही ईजी है। तो जो भी बच्चे अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिनका प्री का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है और वो चाह रहे हो कि अभी से मैं प्रिपरेशन करूँ ताकि मेरा श्योर डब्ल्यू में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए ऑलिव बोर्ड पे एक बहुत अच्छा कोर्स आया है जिसमें फिनांस एंड अकाउंट्स जो है, फिनांस एंड इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे तरह से समझाया गया है, जो लेटेस्ट एसएससी पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें फिनांस और इकोनॉमिक्स उन्होंने दोनों पढ़ाया है। 70+ क्लासेस इसमें उन्होंने दिए हैं, जिसमें बिगिनर से एडवांस तक को कवर किया गया है। जो कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों स्टूडेंट के लिए वैसा बनाया गया है कि कॉमर्स और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स दोनों उसको अच्छे से कवर कर सके और समझ सके। इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोग को मिल जाएगा, और जो भी अभी से डब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो वो इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो भी बच्चे एसएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो वो ऑलिव बोर्ड पे एक दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है, एसएससी सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन, जो बेसिकली क्या है, एक ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। जब आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको, जैसे अगर आप सीएचएसएल प्रिपरेशन कर रहे हो या सीपीओ कर रहे हो, तो अलग अलग कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी सब के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन। और इस सब्सक्रिप्शन से ही आप सारा तैयारी कर सकते हो। आपको सबके लिए मॉक टेस्ट मिल जाएगा, सभी चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, नोट्स, और इसकी जो तैयारी है, जो इसमें जो तैयारी कराई जाएगी वो टीयर 1 टीयर 2 पूरा चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को जिसको भी चाहिए आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली ये है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, पेपर 3 में जो मेंस में होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑफ पर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच होगा। ओके, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो 200 मार्क्स का आएगा आपको। 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक्स का आएगा बेसिकली, और 80 मार्क्स आएगा फिनांस का। तो जो फिनांस का पोर्शन है ना, ये फिनांस का पोर्शन नॉन कॉमर्स वालों को थोड़ा टफ लग सकता है। कॉमर्स वालों को, जिन्होंने भी कॉमर्स अच्छे से पढ़ा है, उनको ये कुछ भी नहीं लगेगा, उनको बहुत ईजी लगेगा। बट जो नॉन कॉमर्स है ना, उसको ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। और जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है 120 मार्क्स का, वो तो सबके लिए सेम है। और जो आप सीजीएल में बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, जब सीजीएल का आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे, जीके वगैरह का जो कोर्स लेते हो, उसमें जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया आता है बेसिकली उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो एक बात मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि आप इसमें कुछ भी पढ़ोगे, आप 120 मार्क्स का इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या फिनांस एंड अकाउंटिंग पढ़ोगे, किसी भी पोर्शन में आपको पढ़ते समय डीप नहीं जाना है। एकदम बेसिक ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिकली प्राइमरी लेवल का होगा, ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आते ले चलता हूं आप लोगों को स्क्रीन पर मैं आप लोगों को अच्छे से लिखकर समझा सकता हूं। तो आ गए हम लोग स्क्रीन पर। तो बेसिकली ये जो है एसएससी का नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, बेसिकली मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि सबसे ऑथेंटिक तो वही है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये है कि फिनांस एंड अकाउंट्स का मैं बता रहा हूँ। फिनांस एंड अकाउंट्स का 80 मार्क्स का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिनांस एंड अकाउंट्स 80 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद जो 120 मार्क्स का है, बेसिकली ये है 120 मार्क्स का इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है। 120 मार्क्स का ये बहुत ही आसान है, जो आप सीजीएल के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हो ना नॉर्मली, लगभग वही है।
कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं 120 मार्क को, उसके बाद हम 80 मार्क पे इजीली जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए सीएजी के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये डब्ल्यू की जो पोस्ट है वो सीएजी के अंडर आती है। आप सीएजी के लिए काम करोगे तो आपको सीएजी का जो भी चीज़ है, जो लूसेंट जनरल नॉलेज में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सा पढ़ना है। फिनांस कमीशन आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, रोल एंड फंक्शंस, फिनांस कमीशन जो भी है उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा आपको भारी भरकम शब्द लग रहा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बेसिकली कुछ है नहीं, दो होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो आप एक छोटे लेवल पे, एक छोटे एंटिटी के लेवल पे आप देखते हो, जैसे एक छोटी सी कंपनी है या एक छोटा सा मार्केट है, आप उसके इकोनॉमिक्स को समझते हो। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बड़ा इकोनॉमिक्स होता है, जब आप पूरे मार्केट को, पूरा इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हो, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो उसका डेफिनेशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मेथड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी के क्या क्या मेथड्स हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है, कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रूल्स है, वो फलना फलना थोड़ा बहुत उसमें है, ज़्यादा कुछ बड़ा बड़ा टॉपिक्स नहीं है, दिख रहा है बस छोटे छोटे टॉपिक्स है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी कर्व भी कहते हैं, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है कि डिमांड और सप्लाई का खुद का जो संबंध है, कि डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई पे क्या असर होता है, या सप्लाई बढ़ने के बाद डिमांड पे क्या असर होता है, इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन। प्लस मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कैसे डिटरमाइन होता है, उसका मीनिंग क्या है। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के साथ या सप्लाई के साथ डिमांड किस तरह से मूव करता है, वही है लॉ ऑफ एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस घटने बढ़ने से डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक डिमांड कहलाता है, और अगर ज़्यादा फर्क नहीं होता तो नॉन इलास्टिक डिमांड कहलाता है। वैसे ये प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर, अगर कोई कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, उसका बिहेव है, अगर उसका इनकम बढ़ रहा है, उसका बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो कैसे सामानों को खरीदता है, वो किस तरह से देखता है, वो सामान को किस तरह, वो गुड्स को किस तरह से खरीदता है जिससे उसका हैप्पीनेस मैक्सिमम हो। कोई भी कंज्यूमर होता है तो वो मैक्सिमम हैप्पीनेस के लिए, मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए कोई सामानों को खरीदता है, कोई गुड्स को खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। तो उसी का बिहेवियर को ये अच्छे से समझना है आपको। मार्शिलियन अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, मतलब आप इतना छोटा टॉपिक सब 1 घंटे में 1-2 टॉपिक इसमें से क्लियर करके निकल लोगे। ओके, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वही है कि सप्लाई को जो भी चीज़, सप्लाई को जो भी चीज़ें इफेक्ट करती है, उसके इफेक्ट होने के बाद सप्लाई में कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है, उसके ऊपर ये है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप जब पढ़ोगे ना आपको लगेगा यार बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉमन सेंस वाले सारी चीज़ें हैं ये सब, कुछ भी न्यू नहीं है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का थ्योरी क्या है, ओके, कि कॉस्ट इफेक्ट होने के बाद प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है, जो उसका रॉ मटेरियल्स है उससे, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी वीडियो में मैं उतना समझा नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे। ओके, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होता है, कैपिटल ज़रूरत होता है, लैंड ज़रूरत होता है, लेबर ज़रूरत होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरत होता है। उसी तरह लॉ ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होता है कि जब आप किसी एक चीज़ को वेरिएबल मान लेते हो और दूसरी चीज़ को कांस्टेंट मानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल के कॉस्ट को आप वेरिएबल नहीं मान के उसको कांस्टेंट मान रहे हो, रॉ मटेरियल कॉस्ट को कांस्टेंट मान रहे हो, तो उसमें आपका प्रोडक्शन पे क्या असर होता है, वही चीज़ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ठीक उसका विपरीत होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसमें आप सारे चीज़ को वेरिएबल रखते हो और उसके बाद आप प्रोडक्शन को मेजर करते हो। तो ये बहुत ही, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा, जब आप क्लासेस करोगे ना
तो आपको समझ में आ जाए कि ये बहुत ही आसान चीज़ें थी, मैं बेकार का डर रहा था, आपको ऐसा फील होगा उस टाइम। ओके, इसके बाद देखो आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये तो और भी आसान चीज़ है, परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहाँ बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं। मोनोपोली, जहाँ सिर्फ एक सेलर होता है तो उसका मोनोपोली चलता है, वो मुंह मांगा दाम मांगेगा, वो कोई भी सामान है उसका बहुत ज़्यादा प्राइस रख देता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जियो एंड एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जो ओलिगोपोली चल रहा है, जिसमें कुछ लोग का अपना रहता है। आप लोग सब ये सब चीज़ें नॉर्मली तो आप लोग समझ ही रहे होगे। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन इन दिस मार्केट, इस मार्केट्स में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद आते हैं देखो इंडियन इकोनॉमी, ये बेसिकली आप लोग पढ़े ही होंगे। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रोथ, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इसके कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। ओके, इसके बाद आती है देखिए आप लोग कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लिबरलाइजेशन जो 1991 का हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों को आपको डीप नहीं जाना है। ये बात याद रखना कि डीप नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। ओके, बस ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद देखिए मनी एंड बैंकिंग में आते हैं हम लोग, तो फिजिकल रोल क्या है, रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, वो सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। आसान है ये सारी चीज़ें। बजट एंड फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, बजट कैसे होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। ये जो है ना, ये लास्ट वाला पार्ट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो अभी हमने इकोनॉमिक्स को 120 मार्क्स का देख लिया कि क्या सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है, आपको बहुत डीप नहीं जाने की ज़रूरत है, नॉर्मली ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप चाहो तो PYQ उठा के देख सकते हो, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं ये इसको, फिनांस एंड अकाउंट्स का जो 80 मार्क्स का आने वाला है। बेसिकली ये कॉमर्स वालों को बहुत ही आसान लगेगा, इवन उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जिन्होंने ग्रेजुएशन में कॉमर्स अच्छे से पढ़ा है उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, ऐसा पेपर है। बट जो नॉन कॉमर्स है उसके लिए सबसे टफ यही है। तो इसको कैसे पढ़ना है मैं अच्छे समझा दूंगा अभी कि देखो, पहला चीज पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, देखिए इसमें बेसिकली पढ़ना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो नेचर एंड स्कोप कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आसान चीज़ें हैं, बेसिकली डेफिनेशन वाली चीज़ें हैं। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशंस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन मतलब होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए काम नहीं कर पाता। जैसे कोई भी चीज़ें हैं जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, वो लिमिटेशंस हैं। या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकली चलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं इसमें टॉपिक में, वो कर लेना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन, बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है, जैसे हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स है, या फिर आपका जो होता है एक एक एंटिटी होता है ये चीज़ की, जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में आते हैं। ऐसे दो चार टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक्स नहीं है। उसके बाद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, चार पांच कंसेप्ट आपको GAP मिलेगा, वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना तो दिक्कत नहीं होगा। अब मेन दिक्कत वाली चीज़ें यहाँ पे है, ये जो है ना, ये बेसिकली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अब आता है थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें, जैसे सिंगल एंड डबल एंट्री। तो सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, कोई PSU है या प्राइवेट कंपनी है, वहाँ हम डबल एंट्री यूज़ करते हैं, जहाँ पे मनी आ भी रहा है और जा भी रहा है दोनों तरफ से, वो हो गया डबल एंट्री, वहाँ डबल एंट्री यूज़ करते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑडिट हो, जो गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें सिंगल एंट्री हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा है कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री यूज़ करते हैं, और जो जो भी प्राइवेट कंपनीज है
वो लोग डबल एंट्री यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे इसमें वो डबल एंट्री के बारे में ही तुम्हें ये सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, सिंगल एंट्री बस यहीं तक है। ओके, इसके बाद आते हैं, देखो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सब पढ़ना है। बैंक रिकंसिलेशन कैसे होता है, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि कोई भी सामान आप खरीदे हो तो उसको जर्नल और लेजर में एंट्री करना पड़ता है। तो कैसे एंट्री होती है, क्रेडिट साइड एंट्री होगी या डेबिट साइड एंट्री होगी, एक बैलेंस शीट ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में एक साइड क्रेडिट साइड होता है, एक साइड क्रेडिट होगा, एक साइड डेबिट होगा, ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल नहीं है, अगर कोई आपको समझाने वाला मिल जाए ना अच्छे से, या फिर अगर आप कोई कोर्स ले लोगे ना तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि बुक से पढ़ना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगर आप खुद से पढ़ने के बजाय अगर छोटा सा क्लास ले लोगे या फिर यूट्यूब में इसकी फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप वो सब पढ़ लोगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है, बैलेंस शीट डिस्टिंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, देख लो आप लोग इसमें, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये थोड़ा सा टफ होगा। बट ये जो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस है 120 मार्क्स का, ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इसको अच्छे से करोगे ना, तुम लोग का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो बेसिकली मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो वो आप लोग इसको तो अच्छे से कर ही लोगे। तुम लोग का तो भाई कॉमर्स अच्छे से किए हो तो ये अच्छे से हो जाएगा, बिना पढ़े भी तुम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो तुम लोग भाई जो कॉमर्स वाले हो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस पे थोड़ा ध्यान दे देना। तो 120 मार्क्स का अगर है, इसमें अच्छा स्कोर कर लाते हो, और इसमें तो ऑलरेडी तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है, तो अच्छा तुम लोग 160 टू 170 स्कोर कर सकते हो। कॉमर्स वाले तुम लोग को एक एज मिल जाएगा इसमें। अगर तुम्हारा मेंस थोड़ा सा बुरा भी होता है, 390 मार्क्स का जो मेंस है उसमें अगर थोड़ा खराब मार्क्स भी आता है, लेकिन इसमें तुम 160 170 या 180 कर जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा कि डब्ल्यू मिल जाएगा तुम्हें। ओके, लेकिन जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो वो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस को अच्छे से कर लो, क्योंकि ये तुम कितना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। 80 में से तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 टू 50 मार्क्स ही इसमें स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तो फिर क्या होगा पता है जी, इसमें ज़्यादा टाइम देने के बाद फिर तुम्हारा 390 मार्क्स का जो मैथ्स है ना वो खराब होगा। 390 मार्क्स का जो अलग पेपर है मेंस का, बेसिकली जो ओरिजिनल मेंस का है वो खराब होगा। तो ज़्यादा मेहनत करोगे तो फिर और से वैसे भी तुम लोग फंस जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये रहेगा कि इसको पढ़ो। ओके, ये वाला पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ना है, पढ़ना है, बट इतना ही पढ़ना कि एटलीस्ट 40-50 मार्क्स आ जाए। बाकी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस को बहुत अच्छे से कवर करना कि 120 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स में से अगर तुम इसमें से 80 भी ले आते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। 80 इधर आ गए और इधर 50 नंबर आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 130 नंबर तक तुम लोग पहुंच जाओगे। तो एक एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है 130। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने 2-3 बार सीजीएल को देखा है अच्छे से, तो ऑलमोस्ट जो एवरेज स्कोर रहता है ना सारे बच्चों का 120 होता है इसमें। मैं बता रहा हूँ एवरेज स्कोर 120, शायद इससे भी नीचे जाता है। अगर 120 कोई ले आता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है, अगर उसने बाकी जो 390 मार्क्स का है उसमें अच्छा स्कोर किया होता है तो उसको इजीली आ जाता है। तो मेरा बेसिकली यही है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो तो ये वाला तो ऑलरेडी कर ही लोगे, इसको अच्छे से कर लेना। और नॉन कॉमर्स वाले हो तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। इस पोर्शन को पढ़ लेना, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, टेक्निकल है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, आई नो वेरी वेल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना ही पढ़ना कि 80 मार्क्स में से एटलीस्ट 50 आ जाए या 40 आ जाए बस, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, क्योंकि तुम्हारा सीजीएल का भी 390 मार्क्स में जो जीके है ना उसका पार्ट है ये इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो 120 मार्क्स का जो है इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। तुम इसमें से 80 टू 90 स्कोर इजीली कर सकते हो। ये अगर हो जाएगा तो तुम्हारा ऑलमोस्ट 130 प्लस मार्क्स आ जाएगा, दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके,
आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा और कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, मैं एक्टिव रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूं, क्योंकि मैंने डब्ल्यू पेपर के लिए कोई भी क्लासेस नहीं करा था, मैंने अपना सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की थी। तो मैं सारा चीज़ आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बुक लिस्ट पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किसमें वो कम ध्यान देना है, कैसे आप मेंस के साथ, प्री के साथ इसको भी मैनेज कर सकते हो। टाइम टेबल के साथ मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो छूट ना जाए। ठीक है, चलिए बाय।